हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि 2023 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, जैसा कि 10th और 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके सिलेबस किस प्रकार से होंगे और उसमें उसका जो ब्लूप्रिंट होगा वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा और उसमें आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने एमसीक्यू होंगे और एमसीक्यू किस लेवल का होगा, क्या होगा, कौन से बुक से आपको बेहद अच्छे से इसकी तैयारी हो सकती है और क्या क्या चीज़ें आप 2023 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो 10th और 12th के एग्ज़ाम में जो आपके लिए बेसिक स्ट्रेटजी क्या क्या बनाने चाहिए उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने के लिए इस सेशन में जुड़े हैं। आइए देखिए, 10th और 12 जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पहले दूसरे तरीके से होता था। अब से जो तरीका आया है उसमें कुछ बदलाव आया है, तो आपको जानना चाहिए कि वो बदलाव कैसे है या क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उसको किस प्रकार से आपको लेकर के चलना है अपने एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के जो आप तैयारी कर रहे हैं अभी से, कि आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करें। जो कि देखिए, तैयारी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अब आपको तैयारी में स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर हम एक अनुमान के तौर पर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि होली तक, जैसा कि विभिन्न न्यूज़पेपर से हम लोग को न्यूज़ मिल रही है और बहुत जगहों से सूचना मिल रही है कि होली के बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगी। तो अगर हम होली को भी ध्यान में रखेंगे तो अब मेरे पास ज़्यादा दिन बचा नहीं है। 22 तक तो ठीक है, हम लोग एक दिमाग लगा के रखे थे कि 22 में होगा तो ऐसे देखा जाएगा, 23 होगा या जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे, अब 23 हो गए हैं। और अगर एक अनुमान के तौर पर बात किया जाए तो अब मात्र हमारे पास 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। तो अब इस 70 दिन में आप पूरे होल सिलेबस को किस प्रकार से देखते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्ट्रेटजी तैयार कर देते हैं और एक ऐसे तरीके सोच लेते हैं कि उसमें हम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा जाए। सब्जेक्ट तो सभी हमको पढ़ने हैं, मतलब कौन सी चीज़ को कितना ज़्यादा चैप्टर वाइज अगर हम बात करें तो साइंस की बात करें या एसएसटी की बात करें, जो 10th क्लास की बात कर रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है या उस सब चीज़ में कौन कौन सी चीज़ आप फोकस ज़्यादा करें, उनके बारे में रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम आपको सिलेबस समझा दें या उसका जो ब्लूप्रिंट कहें तो ब्लूप्रिंट समझा दें। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में आपको टाइम लगभग 3 घंटे ही दिए जाते हैं। 15 मिनट ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, वो इसलिए बढ़ाए गए हैं 15 मिनट कि आप ओएमआर को फिल कर सकें। ओएमआर पे ही होगी, जो 40 मार्क्स की बात हम कर रहे हैं तो ओएमआर पर होगा। ओएमआर आप उसको फिल करेंगे और आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए मतलब 3 घंटे प्लस 15 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। तो ये 15 मिनट हम ये नहीं कहेंगे कि ये 15 मिनट आपको क्वेश्चन करने के लिए है, ये 15 मिनट आपको ओएमआर फिल करने के लिए जो बेसिक चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको फिल करने की ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, कैसे फिल करनी है, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसमें पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा है, एक एमसीक्यू होगा और थ्योरेटिकल टर्म होगा। तो अगर हम इसको बोलें कि एमसीक्यू प्लस थ्योरेटिकल, जैसे पहले जो होता था वो टर्म 1 और टर्म 2 होता था, जो एक साल पहले वाले में हुआ था। तो अब टर्म 1 और टर्म 2, पहले भी आप लोग को टर्म 1 टर्म 2 ही होने वाली थी, पर सरकार ने एक सोच रखा कि नहीं, टर्म 1 और टर्म 2 हम नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसके जगह पर 3 घंटे का ही एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो चलो ठीक है, ये जो भी चीज़ें सरकार सोची है वो कुछ सोच करके ही आपके सामने लाई होगी। तो एमसीक्यू प्लस थ्योरेटिकल, तो एमसीक्यू जो होगा वो 40 क्वेश्चन होगा। और एक और बात, ये अभी हम 10th की बात कर रहे हैं, 12th का हम इसके तुरंत बाद बात करेंगे कि 10th और 12th दोनों का हम अलग अलग तरीके से, क्योंकि देखिए, और इसमें आपको ये ऐसा नहीं है कि 12th वाले इससे ना देखेंगे, 12th की भी जरूरत है, लेकिन इसमें क्या है, 12th के में 2-3 पेपर, जैसे आप फिजिक्स की बात करोगे, केमिस्ट्री की बात करोगे, कंप्यूटर साइंस की बात करोगे, बायोलॉजी की बात करोगे, तो ये सभी 70 नंबर के एग्जाम होंगे, 70 मार्क्स के। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे और बेसिकली सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो 10th का है उसमें जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, तो जिसमें 40 मार्क्स एमसीक्यू हो जाएंगे और 40 मार्क्स थ्योरेटिकल हो जाएंगे। बचे 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। अब देखिए, यहाँ पर 40 एमसीक्यू दिए गए हैं, तो यानी 1 मार्क्स ईच, तो 40 एमसीक्यू तो आपका हो जाएगा कि 40 एमसीक्यू हैं, 40 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। और बच गए थ्योरेटिकल को 3 टर्मों में डिवाइड किया गया है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में से 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं जनरली, तो 1 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 1 मार्क्स नहीं बोल सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे
जो यहाँ पर, क्योंकि 1 मार्क्स में तो एमसीक्यू हो ही जा रहा है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो वेरी आंसर टाइप होंगे, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। जो अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी बनाने के लिए आपके पास कुछ खुला छूट मिला हुआ है। छूट कहने का मतलब देखिए आपके पास 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 बना लेनी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, और ये 2 नंबर कैरी करेगा। तो 2 नंबर, अगर यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाने हैं, तो 2 नंबर का अगर 1 क्वेश्चन है तो यानी कि 10 नंबर यहाँ से हो गए। और देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ आप चाहोगे तो आसानी से मार्क्स आप ला सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ भी आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 5 करनी है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, तो यानी कि 5 क्वेश्चन है, यहाँ से मुझे 15 मार्क्स कैरी हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और उससे आपको 3 क्वेश्चन बनानी है। तो 3 क्वेश्चन जो बनानी है, तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 5 3 15 मार्क्स। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आप करेंगे ये 2 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 आपको बनानी है, तो 10 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। और इसमें अगर आप बात करेंगे 3 मार्क्स का, तो 15 यहाँ से हो जाएंगे, और यहाँ से भी हम बात करेंगे तो 15। तो यानी कि आपको याद क्या रखना है, जो अलॉट किए गए हैं नंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए वो 2 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 3 मार्क्स, और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए 5 मार्क्स। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सिर्फ कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन करने के बाद मुझे 10 नंबर यहाँ से हो जा रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में अगर हम 3 से कर रहे हैं यानी कि 15 यहाँ हो गए, और लॉन्ग आंसर टाइप की जो आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 3 बनाने हैं, और प्रत्येक 5 नंबर का है, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, 15 नंबर। तो देखिए 15 30 और 10 यहाँ 40, तो ये 40 नंबर के यहाँ हो गए, और 40 यहाँ एमसीक्यू का था ही, तो 40 40 80 हो गए, और 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल में हो जाएंगे। बच्चे ये जो भी पैटर्न चल रहा है ना, ये आपके 5 पेपर जो 10th बेसिक पर होंगे, तो 10th के सारे इसी पैटर्न पर हो जाएंगे, आपको काम सारा का सारा इसी से चल जाएगा। अब देखना है थोड़ा सा, देखिए अब इसी को अगर आप 12th में देखते हैं, तो 12th में भी यही सेम चीज चलने वाला है। 12th में जैसे मैथमेटिक्स का आप ले लो, मैथमेटिक्स में भी आपको सेम कंडीशन मिलेगा, इकोनॉमिक्स के अंदर में भी आपको सेम कंडीशन मिलेगा, मैथ और इकोनॉमिक और इंग्लिश में भी आपको सेम मिलेगा, क्योंकि वहां भी 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, 20 वहां पर प्रैक्टिकल होता है। तो वहां आपको भी ध्यान दें, देखिए मैंने पहले लिख रखा है नॉन प्रैक्टिकल जो फुल मार्क्स आपके 100 होते हैं, नॉन प्रैक्टिकल जो पहले वाले हिसाब से आप चलेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, 12 अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर क्या है कि अगर आप मैथमेटिक्स देखेंगे, अभी हम बताएंगे कि मैथमेटिक्स के सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, 10th का मैथमेटिक्स और 12th के मैथमेटिक्स के बारे में, कि दोनों को सिलेबस को आप कैसे कवर करते हैं, क्या क्या उसमें चीजें आपको सोचने की जरूरत है। ठीक है, देखो तो अगर आप 12th बेसिक पर देख रहे हैं, तो 12th बेसिक में भी आपके पास 40 एमसीक्यू हो जाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश की बात कर रहे हो, हम साइंस कैडर की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके पास हो जाएंगे 40 एमसीक्यू, और वही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप, और उसके लिए भी प्रैक्टिकल के लिए 20 मार्क्स होंगे जो आपको एग्जाम स्कूल में लिए जाएंगे प्रैक्टिकल का, और ये तो आपको सेंटर जो मिलता है उसमें सेंटर पर जाकर के आपको करनी है। यहाँ देखिए अगर 12th की भी बात कर रहे हैं और 10th की बात कर रहे हैं, दोनों बेसिकली एकदम हूबहू आपको समझना है और उसी के रिगार्डिंग आपको तैयार करनी है। देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, इसको ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप 50 से 60 शब्द ले लो, 50 से 60 शब्द में आसानी से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप है उसे 80 से 100 ले लो तो शॉर्ट आंसर टाइप हो जाएंगे, और 120 शब्द से अधिक ले सकते हैं तो उसको हम लॉन्ग आंसर टाइप में मान सकते हैं कि जो आंसर का जो मेरा टर्म बनता है कि हमें आंसर कैसे देनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आप एस रिगार्डिंग आप उसको जोड़ सकते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है तो उसको मान लेते हैं कि 60 से 80 वर्ड बहुत सफिशियंट है किसी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप की जब बात करेंगे तो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 to 100 वर्ड अगर आप लिखते हैं तो आसानी से हो जाते हैं, और 100 से एबव या हम कहें 120 वर्ड से एबव अगर आप लिखते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप के लिए वो भी सफिशिएंट है। यहां तक में अगर आपको कोई बात करनी है या किसी चीज से अगर प्रॉब्लम है तो आप बताएं। ओके, अब देखे हैं ये नॉन प्रैक्टिकल हो गए, अब हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। जो प्रैक्टिकल पेपर हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा इसमें चेंज आपको देखने को मिल सकती है। ओके,
देखिए प्रैक्टिकल वाले में आपको, जब हम प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पेपर में देखिए, प्रैक्टिकल पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना होगा, 70 होगा। अब ये देखिए, ये प्रैक्टिकल वाला जो पेपर बोला जाता है ना, ये बेसिकली बात हमारे जो लोकेलिटी की बात हो रही है, तो ये हम आईएससी में लेके चले जाएंगे या फिर कह सकते हैं इंटरमीडिएट में लेकर के जाएंगे। क्योंकि देखिए जो 70 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ना, वो किसका किसका होगा, आईएससी में अगर जाएंगे तो आप फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री का होगा, बायोलॉजी का होगा और कंप्यूटर साइंस का होगा ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इन्हीं 4 पेपर का जो एग्जाम होता है साइंस में जैक बोर्ड के अंदर में, वो 70 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये जो 70 मार्क्स का होगा, इसमें देखिए एक अच्छी बात क्या है कि आपको टाइम वही मिलेंगे 3 आवर और 15 मिनट, जो जैसे आप जान रहे हो, टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं। केवल आपके पास एक फायदेमंद बात क्या है कि एमसीक्यू जो होंगे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 35 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू का, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उसके भी हम एग्जाम में भी 2 कंडीशन होंगे, एमसीक्यू और थ्योरेटिकल, जो आपके पास जैसे आप जानते हो वही चीज होगा। थ्योरेटिकल भी 3 टर्म में होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप। प्रैक्टिकल देखिए 30 मार्क्स का जो होगा, जो आपके स्कूल में होगा, और 30 मार्क्स में भी आपको 2-3 टर्म होते हैं, जैसे भाइवा आपसे लिया जाता है और सर आपको एक असेसमेंट देंगे जो घर से आपको करके आनी है, और वहाँ एग्जाम में भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो सर लोग एग्जाम जो स्कूल में कंडक्ट कराएंगे, उसमें से 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आप लोग को बनाने होते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो बहुत आसानी से 30 मार्क्स तो कैरी हो जाता है, 30 में से कम बहुत बच्चे तो आउट ऑफ 30 ले आते हैं। पर अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप 28-29 तक भी जा सकते हैं बहुत अच्छे से ना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो होता है ये 1 मार्क्स कैरी करता है, शॉर्ट आंसर टाइप जो होगा वो 3 मार्क्स कैरी करेगा और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स कैरी करेगा। देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे आसानी से उसको जवाब दे सके, जिसका उत्तर उनको एकदम जीभ पे रहे, वो एकदम फट से उसका आंसर ला सकते हैं। देखिए एमसीक्यू भी है ना, जैक बोर्ड बहुत ज्यादा घुमा करके क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो आसान से ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कोई भी बच्चा आसानी से बना सकता है। हाँ 2-4-10 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा होगा भी क्यों नहीं। आप साइंस का एग्जाम दे रहे हो तो कुछ क्वेश्चन तो चाहे बोर्ड की आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर बेसिकली अगर आप एमसीक्यू को देखें तो 20-25 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके हूबहू किताब से मिल जाएगा, बोले तो आपका एकदम लाइन बाय लाइन मिल जाता है। हाँ 2-4-5-10 क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आएंगे जो आपके बुक से थोड़ा सा हट के रहता है। मैं ये नहीं करूँगा बुक से पूरा हट जाएगा, उसमें थोड़ा सा उसमें चेंजेज कर, जैसे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिए जाते हैं, कुछ तरीके बदल दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका या उसके कुछ और भी कंडीशंस चेंज कर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप वो जानना चाहता है कि आप अगर आईएससी में हैं तो कुछ चीजें जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं या फिर सिर्फ रट के आए हैं। ठीक है, देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यहां भी आपके पास क्या है, टोटल 7 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 5 बनानी है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप में भी 7 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 5 बनानी है। लॉन्ग आंसर टाइप में 5 क्वेश्चन है मिलेंगे और उसमें भी आपको 3 बनानी है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का जो मार्क्स अलॉटेड किया गया है वो 1 मार्क्स किया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 3 मार्क्स किया गया है और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए 5 नंबर दिए गए हैं। अगर हम इस 7 में से 5 बनाते हैं बहुत अच्छे से तो 1 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स यहां से आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में इंटू 3 यानी कि 15 मार्क्स यहां से हो जाएंगे, और अगर हम इसकी लॉन्ग आंसर टाइप की बात करते हैं तो 5 मार्क्स यहां से भी हो जाएंगे, यानी कि मुझे यहां से भी मिल गए 15, यहां भी 15 और यहां 5, तो 15 5 यहां भी हो गए 35, यहां भी हो गए हमारे पास 35, यानी टोटल जो मेरा मार्क्स हो गया 70 हो गया। अब देखिए यहां आपको बहुत ही आसान, देखो 70 है, 70 के बाद अगर ये 30 आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, ये एक तरीके से कहा जाए ना तो ये आपके लिए गिफ्ट है, पूरे गिफ्ट मार्क्स एकदम मिला हुआ है। और ये आपको देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए तो एकदम रामबाण है कि 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आसानी से आप 30 मार्क्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि 30 में से 28-29 तो आ ही जाता है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आप जैसे प्रैक्टिकल बुक बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा से अगर आप बना देते हैं तो टीचर उसमें पूरे अच्छे से नंबर दे देंगे आपको। वाइवा में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार का दिया जाता है या सर पूछते हैं, वो जानते हैं कि बच्चा क्या जानता है, वो देखना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी आई है, तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से बेसिक चीज़ें अगर याद करके जाते हैं तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे से वाइवा करके आएंगे। क्लियर। अब
और इसमें एमसीक्यू में देखिए, एमसीक्यू में जो आप बात करोगे तो इनके लिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं बस उसी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन एमसीक्यू से मिल जाते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होता। और हाँ, पिछले आप 10 साल का क्वेश्चन कर जो भी दिया हुआ है था, जो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक आते हैं जैक बोर्ड के लिए रिगार्डिंग, उस बोर्ड को के क्वेश्चन बैंक को अगर आप कर लेते हैं ना, तो 10 साल का अगर आप क्वेश्चन बैंक अगर कर लेते हैं तो यहाँ से इसके 70 के 70 नंबर आप बना करके आते हैं, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चन लाएगी कहाँ से, वो तो जो अभी तक जो 10-12 साल से होते आ रहा है एग्जाम, उसी में से तो क्वेश्चन बनाती है, या फिर कहें तो जो एनसीईआरटी बुक आपके पास है उसी एनसीईआरटी बुक को लेकर के आगे बढ़ेगी। तो आप यहाँ भी अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपना चेंज करें तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कि बुक को कैसे पढ़ा जाए, या कम समय में उसे कैसे कैसे तैयारी किया जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें और कंडक्ट किए जाने चाहिए आपको आपके हिसाब से, ताकि आप 60 से 70 दिन में आप उसको बहुत अच्छे से पूरे होल सिलेबस को आप उसमें देख सकें। और पहला बात आपके पास ध्यान रखना चाहिए कि सारे एमसीक्यू को कवर कैसे किया जाए। जैसे नॉन प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, वहाँ 40 एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, तो आप वहाँ से एमसीक्यू कैसे ला सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, 10th वाले में भी कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा देखने चाहिए और 12 में भी कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा देखनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं कि कौन सा जो चैप्टर है उसमें से मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, और कौन सा चैप्टर है जिसमें कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम उसमें पढ़ेंगे भी तो काम निकल जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम लोग देखें। तो पहले हम बात करने वाले हैं 10th की सिलेबस के रिगार्डिंग। पहले 10th का बात कर लेंगे और फिर हम 12th का बात करेंगे। 10th में अगर हम सिलेबस की बात करें तो 10th में मेरे पास जो बेसिकली बुक है वो 5 तो सभी को पढ़ रहे हैं। हाँ, जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। हिंदी में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है, हिंदी में क्या होता है कि कुछ लोगों का हिंदी ए है, कुछ लोगों का हिंदी बी है, और अगला है पेपर है एसएसटी। तो अगर हम हिंदी को साइड में रखें तो बाकी सभी के पेपर तो कॉमन है, हिंदी और ए और हिंदी बी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो दोनों का लगभग सेम पैटर्न है। अलग बात है उनके लिटरेचर सेक्शन जो है वो थोड़ा अलग होगा, बाकी बात तो सब चीज़ सेम ही रहेगा। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले हम साइंस के बारे में, कि हम साइंस के लिए कौन से स्ट्रेटजी आप तैयार करें। साइंस यानी कि जो विज्ञान की बात कर रहे हैं, हम पहले 10th की बात कर ले रहे हैं कि साइंस में हमें क्या क्या ध्यान देना है। देखिए बच्चों, अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस में मेरे पास टोटल 16 यूनिट्स हैं, 16 यूनिट। तो हमारे 10th के सिलेबस में जो हम साइंस की बात कर रहे हैं वो टोटल यूनिट हमारे पास कितने हैं, 16 हैं। 16 में यानी कि हम 3 टर्म में इसे बांट रखे हैं। पहला टर्म है मेरे पास कि आपके पास फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, यानी कि भौतिक की बात कर रहे हैं, भौतिकी की बात कर रहे हैं, हम रसायन की बात कर रहे हैं और जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं ना। अब देखिए 16 यूनिट्स हैं। अगर हम इससे बात करें तो फिजिक्स के लिए 5, केमिस्ट्री के लिए 5, बायोलॉजी के लिए 6। एक एक्सरसाइज है जिसमें कि आप फिजिक्स बायोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अभी हमको उस पर बात नहीं करनी है। हमारे पास टोटल 16 यूनिट्स हैं और उस 16 यूनिट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हमने, फिजिक्स में 5 है, केमिस्ट्री में 5 है और बायोलॉजी में 6 है, यानी कि 16 यूनिट्स हैं। अब देखिए, अब आपको इसमें जो बात करनी है वो ये है कि फिजिक्स और मतलब टोटल 16 यूनिट की पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपको एमसीक्यू भी करने हैं और थ्योरेटिकल टर्म भी करने हैं। अब थ्योरी वाला जो टर्म है, अब देखो, अगर एमसीक्यू तो आपके पास साइंस में 40 आएंगे ही, क्योंकि 80 मार्क्स का होता है, 40 आएंगे आपके पास। तो अब देखो, अगर ये 16 यूनिट्स टोटल हैं और जैसा कि बोर्ड ने भी कहा है कि हम ओवरऑल सिलेबस से देंगे, ये नहीं कि कोई 1-2 ऐसे उठा करके दे देंगे, सो नहीं करने वाले हैं। तो अगर ये 16 यूनिट्स की बात कर रहे हैं और 40 आपके पास एमसीक्यू आने वाले हैं, तो अगर हम बात करें एक में से एक एक्सरसाइज के अंदर में से लगभग, देखिए जैसे अगर हम 2 से गुना करें तो 32 क्वेश्चन, यानी कि एक बात तो फिक्स है कि 16 के 16 यूनिट्स को मिला दें या 16 एक्सरसाइज को मिला दें तो पर एक्सरसाइज से कम 2 क्वेश्चन तो फिक्स है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज होंगे, जैसे एक एक्सरसाइज है आपका जैव प्रक्रम, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, तो वहां एक्सरसाइज है, तो क्यों ना वहां से हो सकता है कि वहां से 3 क्वेश्चन। अब देखिए 2 क्वेश्चन हमने सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि हर एक एक्सरसाइज से कम 2 क्वेश्चन वो उठा सकता है बोल। तो अगर 2 क्वेश्चन उठाता है तो यानी 16 यूनिट से उठाता है तो 16 × 2 आपके पास 32 क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब बचता है 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन जैसे हमने बताया ना जय प्रक्रम की बात कर रखा है, और भी एक्सरसाइज आप देखेंगे, जैसे आप लाइट चैप्टर की बात करिए, प्रकाश वाला चैप्टर है, तो वहाँ भी हो सकता है कि वहाँ 2 के बदले में 3-4 उठा ले। तो ऐसे एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज बहुत लंबे हैं, तो उन एक्सरसाइज से 2-3-4 क्वेश्चन भी उठाए जा सकते हैं, ताकि उसको भी तो 40 पुरानी है। लेकिन एक बात तो मुझे इस स्ट्रेटजी को देख करके समझ में आ रही है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आपको हर एक्सरसाइज से आपको करनी होगी। तो आपको अभी से तैयारी में ये सोचना होगा। और एक और चीज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो पहला काम आप एक चीज करो कि आपको उसके हर पहले बुक को पढ़ो अच्छे से। बुक बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि देखिए आपके टीचर जो आपको नोट्स कराते हैं, तो टीचर नोट्स कराते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो क्लास में मिस हो गया हो या छूट गया हो, या हो सकता है आप उस दिन नहीं गए हो, या कोई कई चीज़ें आपके सामने आ सकती है। तो यदि आप बुक पढ़ के रखोगे ना, तो आपके एक एक पॉइंट जो है ना वो दिमाग में रिकॉल होते रहेगा। तो पहला काम आपको करनी है कि आप पहले, जैसे साइंस आप 16 यूनिट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर आपने कहा कि ये 16 × 2 32 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। कुछ बड़े एक्सरसाइज है तो वहाँ से 2-4-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको क्या करनी है कि पहले पूरे बुक को पढ़ना है अच्छे से। पूरा बुक जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि चलो जहाँ से भी एमसीक्यू होगा। तो जैसे अगर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो बुक पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो उन ऑप्शन में से आप ये कर सकते हैं कि हाँ, मुझे लग रहा है कि इस चीज़ को मैंने अपनी किताब में पढ़ रखा है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो आप जैसे पहले 2 क्वेश्चन, तो पहले जो 4 एमसीक्यू में 4 में से 2 जो एमसीक्यू होता है ना, वो तो आप पहले ही बता देते हैं डिसाइड करके कि ये 2 एमसीक्यू सही नहीं है। बचता है वो 2 एमसीक्यू जिसमें आप फंस जाते हैं। तो आपको मेरी एक सलाह है कि आप पहले बुक को पढ़ो, बहुत अच्छे से बुक को पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ आपके साइंस में भी ध्यान देनी है। साइंस में टोटल 16 यूनिट्स हैं, और 16 यूनिट्स के अंदर में आपको पर एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन करनी है, जिससे कि कम से कम आपको 32 क्वेश्चन पकड़ा जा सके। और ये तभी हो सकता है, आपको ये नहीं कि गेस्ट पेपर आएंगे रट्टा मार लेंगे उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। क्योंकि रट्टा मार के आप जब जाते हैं ना, तो एग्जाम में भूलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम आपको एक अपने स्तर से प्रेफर करेंगे कि आप अपने बुक को पढ़ो, बार बार बुक को पढ़ो, पूरे अच्छे से बुक को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ लो। आपके 32 एमसीक्यू तो यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। अब जब बात आती है शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के लिए, तो आपको देखिए इसमें करनी चाहिए। पहला बात तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि बोर्ड अगर अपने स्तर से लाती है, जो आपके लिए बोली भी गई है कि बोर्ड आपको देगी मॉडल सेट, तो ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप अभी से ही क्वेश्चन खुद करिए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए, और पिछले जो क्वेश्चन बैंक अगर आप ले रखे हैं, तो पिछले जो 10 साल तक का क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस में अब लाइए कि पिछले 10 साल से कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या है, लेवल क्या है, उसको देख देख करके अभी से आप तैयारी करना शुरू करिए कि कोई क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे कैसे होगा। और मैं कहता हूँ कि एमसीक्यू करने के लिए आप 2020, 2021 और 2022 यहाँ तक का आप पूरा थोड़ा सा उसमें कवर कर लीजिए, आप आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप समझ गए कि आपको साइंस में 16 यूनिट्स हैं, तो आपको कैसे करने हैं अभी हम लोग और बात करेंगे उस पर। अब आता है हमारा मैथमेटिक्स का। देखिए मैथमेटिक्स का जो पॉइंट है उसकी अगर हम बात करेंगे, मैथमेटिक्स में तो इतना सारा है नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़े अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है कि अधिकांशतः बच्चों के साथ एक समस्या बनी हुई है कि वो मैथमेटिक्स पर बार बार कहते हैं कि उनसे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है या जो भी चीज़ है। तो हम दूसरी बात कर रहे हैं मैथ्स की, यानी कि गणित की हम बात कर रहे हैं। गणित के अंदर में हमारे पास टोटल 15 यूनिट्स हैं ना, 15 यूनिट्स हैं। अब देखिए इन 15 यूनिट्स में से अब आपको फिर से यहाँ पर सोच रही होगी कि कौन सा एक्सरसाइज हमें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, या कौन से एक्सरसाइज से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, और कौन से एक्सरसाइज से 1 मार्क्स से बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एकदम आप उसमें एक एक एक्सरसाइज से एक एक यूनिट को आप दिमाग में रिकॉल करिए कि पिछले 8-10 साल में वहाँ से वो कैसे किस प्रकार का क्वेश्चन बनाया है, या आप अगर आप बना रहे होंगे एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे होंगे, तो उस एनसीईआरटी को सॉल्व करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन
किस प्रकार से पूछा जा रहा है। 1 मार्क्स के लेवल क्या है, 2 मार्क्स का लेवल क्या है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। और आप टीचर से भी हेल्प लेंगे तो टीचर भी आपको बहुत अच्छे से प्रेफर करते हैं कि हाँ इसमें ऐसा करो ऐसा करो, और गेस्ट पेपर तो आता ही आता है। तो आपको अभी से ध्यान क्या रखनी है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करते हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस प्रकार से है, 3 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, 5। और जैसे मैंने पहले ही बताया, देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मोस्टली अभी जो आएगा, ऐसे तो एमसीक्यू है ही, तो एमसीक्यू में तो काम चल जाएगा। अगर 1 मार्क्स की बात ही छोड़ देते हैं, हम 2 मार्क्स की बात करते हैं। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने लंबे बनाए जा सकते हैं, तो 60 वर्ड की बात करें तो 60 वर्ड में अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स को बनाते समय ही ध्यान रख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन बहुत बड़ा जा रहा है, छोटा जा रहा है, या और छोटा हो रहा है, क्या क्या उसमें चीज़ें हो सकती। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि कुछ क्वेश्चन जो है कि जो उसको बहुत छोटे टर्म में बनाया जा सकता था, पर वो अज्ञानतावश क्या कर रहे हैं कि बहुत बड़ा में बना दे रहे हैं। तो इससे भी आपको बच्चे बचने की जरूरत है, क्योंकि टाइम भी आपको बचाना है एग्जाम में, इसका ध्यान रहे। क्योंकि आप एमसीक्यू बनाते हैं, ये बना रहे हैं, तो बहुत देखिए, अगर आप जनरली बात किया जाए तो आपको तो लग रहा है कि नहीं टाइम बहुत ज़्यादा है, पर टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद है ना, आपको सब चीज़ सोचना पड़ जाता है। बहुत चीज़ें आप वहाँ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपके साथ, क्योंकि वो लाइफ का सवाल है ना, तो आप बहुत अच्छे से वहाँ चीज़ें करते हैं। तो यहाँ भी आपको मैथमेटिक्स में 15 यूनिट्स हैं, और यहाँ भी एमसीक्यू और जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी ध्यान देना है। तो अगर हम 15 की बात करें तो इंटू 2 करते हैं तो यहाँ से 30, यानी कि एक बात आपके सामने क्या निकल के आ रहा है कि पर यूनिट के अंदर में से 2 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, यानी 30, और 10 और क्वेश्चन की बात होगी तो 10 क्वेश्चन और क्या किया जा सकता है, यहाँ ऐसे भी किए जा सकते हैं। कुछ जो अच्छे अच्छे एक्सरसाइज है वहाँ से आपको 3 दिए जा सकते हैं, किसी में से आपको 4 भी दिए जा सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी एक्सरसाइज के अंदर में से 4 क्वेश्चन उठा लेगा, तो किसी में से 2 उठा लेगा, किसी और में से 2 उठा लेगा, किसी में से 3 उठा लेगा। तो ऐसा भी किया जा सकता है। जैसे अगर आप 1 एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 1 एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाला जो यूनिट है ना, वास्तविक संख्या वाला यूनिट जो है, उस यूनिट के अंदर में से कम आपसे 4 क्वेश्चन, तो मैंने जहां तक सोच रखा है कि 4 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर में से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब आप भी इन यूनिट्स को आप बनाते हैं ना, तो आपको लगने लगता है कि नहीं, मुझे ज़्यादा चांस है कि इस यूनिट से इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आप 9 एक्सरसाइज जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ऊंचाई दूरी की बात करेंगे, तो उस एक्सरसाइज में अगर आप लेकर के क्वेश्चन चलते हैं तो ऊंचाई दूरी में आपके पास बेसिकली जो बन सकता है ना, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा वहाँ पर नहीं बन सकता है। जैसे उसमें क्या पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि इसमें कोई जैसे पहला वाला आप अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसी के हिसाब से अगर आप लेकर के चलेंगे तो उसमें क्या है कि एक रस्सी की बात की गई है, तो उसमें रस्सी है ये तो, और एक दीवार के सहारे खड़ी है, जमीन से उसकी इतनी दूरी है। तो कुछ छोटा सा क्वेश्चन दे सकता है जो 1 और 2 लाइन 3 लाइन्स जाते जाते तक आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आसान सा सवाल वहाँ से भी पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछे, कुछ फार्मूला भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने 2-3 साल पहले वाले सिलेबस में करके देखा था। जो लॉकडाउन वाला पे आप देखेंगे उसमें भी यही चीज़ था। वहाँ जो मॉडल सेट आई थी ना, उसमें भी हमने देखा था कि बहुत सारे आपके सामने क्वेश्चन आ गए थे जो डायरेक्ट बुक से थे। और वो क्वेश्चन क्या थे कि आपसे किसी चीज़ का फार्मूला पूछ दे रहा था कि बताइए किसी भी सवाल के अंदर में डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकालते हो, यानी डी निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो क्या है, या डिस्क्रिमिनेंट में कोई भी संख्याएं कब 2 समान मूल देते हैं, ऐसा सवाल आपके सामने निकल के आ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं जिसका आपको आंसर डायरेक्ट आपको याद रहेगा और उसको आपको टिक कर देनी है। लेकिन अगर हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पे जाएंगे तो वहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अभी हम आपको सारे चीज़ें आपको बात करेंगे, साइंस में भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैथ में थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं, इसके बाद आगे और भी चीज़ें करनी है। अब अगर हम मैथ लेके जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने कौन कौन से आ सकते हैं जो बड़े बड़े जाएंगे। देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपके एक तो थ्योरम मेरे हिसाब से रहना चाहिए कि थ्योरम से रिलेटेड एक न एक प्रॉब्लम। और जैसा कि लगता है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास होता है थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस होता
है, और त्रिभुज वाला जो समरूपता त्रिभुजों के बारे में होता है वो। तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 में से 2 आप ले लेंगे। जैसे थेल्स है तो थेल्स का विलोम, पाइथागोरस है तो पाइथागोरस का विलोम। तो ये 3 और 2 और 5, अगर आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो मेरे हिसाब से 5 में से 1 क्वेश्चन फिक्स रहेंगे कि वो लॉन्ग आंसर टाइप में जाएंगे। एक वहां से जा सकता है, और एक जो पहले भी आ रहा है वो 14 एक्सरसाइज यानी सांख्यिकी से ज्यादा चांस है कि सांख्यिकी से भी आ सकता है। चलिए, तो दो आपके पास क्वेश्चन फिक्स हैं। और तीसरा वाला अगर आपको क्वेश्चन लेना हो तो छिन्नक वाला में से आता है, जो पहले भी आ रहा था, तो छिन्नक से आ सकता है। तो देखिए, आपको टोटल 5 पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ 3 पर ध्यान देना है कि अगर आप 3 को ध्यान रख ले रहे हैं तो आपका तो बस 3 से मतलब वहाँ 5 दिया है तो 5 से थोड़ी लेना देना है। फिर अगर आप शॉर्ट आंसर टाइप की बात, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको छोटा छोटा क्वेश्चन देखना है। और उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप में अगर आप जाएंगे तो वहाँ से जैसे आपको दे सकता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, या फिर आपके पास दिए जा सकते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और जो 8 पॉइंट वाला एक्सरसाइज है उससे जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वहाँ से भी आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किताबें हैं, और 4 किताबें कौन कौन से हैं? जियोग्राफी हैं, सिविक्स है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। 4 किताब, अगर आप चारों किताब को अगर आप कवर करने जाएं तो ये बहुत बड़ा टर्म होता है, क्योंकि 4 किताब आसान नहीं है। सिर्फ कहने का तो ठीक है कि हाँ चलो 4 किताबें हैं, कवर हो जाएगा, लेकिन एसएसटी को अगर बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो तो आप देखें यहाँ पर बहुत बड़ी बात आपके सामने निकल करके आएगी कि देखिए, जियोग्राफी में भी अगर आप जियोग्राफी की बात करेंगे तो देखो, जियोग्राफी में अकेले अगर आप जियोग्राफी की बात करेंगे तो टोटल आपके पास 7 यूनिट्स हैं जियोग्राफी के अंदर में। वहीं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास 8 यूनिट्स हैं। हिस्ट्री के अंदर में अगर आप जाते हैं तो हिस्ट्री में आपके पास 5 यूनिट्स हैं, और बचा खुचा आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर में भी आपके पास 5 यूनिट्स हैं। अगर आप सिर्फ एसएसटी को देखते हैं ना तो 10 यहाँ से और 7 8 15 यानी कि 25 यूनिट्स है। देखिए, अगर हम बात कर रहे थे सबसे बड़ा अगर यूनिट था मेरे पास देखने को, तो अभी तक मेरे पास साइंस था जिसमें कि 16 यूनिट्स थे और 3 टर्म में बटा हुआ था। वो साइंस तो छोड़ दो, यहाँ पर अगर सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 किताब, और टोटल चारों किताब को देख लें तो मेरे पास 25 यूनिट हैं। अगर पर डे एक एक किताब को भी ख़त्म किया जाए, एक एक यूनिट को ख़त्म किया जाए, तो फिर भी पूरे एसएसटी को ख़त्म करने में मेरे पास 25 दिन लग जाएंगे। और फिर आपको उसको रिवीजन करना है, बहुत सारा चीज़ आपके सामने निकल करके आएगी। तो आपको एसएसटी में बहुत सावधानी से करना है। और पहली बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज में चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करनी है। चैप्टर पर फोकस करने का मतलब क्या है? आपको अच्छे तरीके से सभी बुक को पढ़ लेना है, ताकि रीडिंग अगर आप कंप्लीट करके रखेंगे तो वहाँ आप एमसीक्यू अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि एसएसटी वाले कंडीशन में आपको रटने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ आपको पहले बुक पर अच्छे से पढ़ना होगा, टीचर्स का लेक्चर अच्छे से याद करना होगा कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें। जैसे आप अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप देखो कितना लंबा लंबा आपके पास एक्सरसाइज है, तो बहुत लंबा लंबा एक्सरसाइज है, उसे कैसे आप कंप्लीट करते हैं ये आपको देखना है। जियोग्राफी का सेशन तो ठीक ठाक चलता है, जियोग्राफी में समझ में भी आ जाती है। जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये 3 में थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री लेकर के जाते हैं तो हिस्ट्री में आप पहले ही एक्सरसाइज देखो बहुत बड़ा है, दूसरा और बड़ा है, तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पर एक्सरसाइज हैं। तो उसको आपको बहुत अच्छे ढंग से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 1-2 बार रीडिंग कर लेना है। टीचर जो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको भी अच्छे से रीडिंग कर लेना है, और इस पर आप खुद से एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से अब जब बात करते हैं तो एसएसटी के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे तो दोस्त लोग आपको बहुत अच्छे से भी समझा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे देखते हैं। ये आपका सोशल साइंस वाला यूनिट हो गया। अब हम यहाँ पर अब हिंदी की बात करते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं। तो पहले हम इंग्लिश की बात कर लें, फिर हम लास्ट में हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि अभी मुझे 12th के भी बारे में बात करनी है। तो चले देखते हैं। देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश में मेरे पास इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए मेरे पास 3 पॉइंट्स आपके सामने निकल करके आएंगे। पहला जो पॉइंट होगा, या हम कह सकते हैं, देखें इंग्लिश में 2 बुक है मेरे पास, फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक है। अब मैं कह रहा हूं 3 पार्ट्स।
इसमें जो मेरे पास थर्ड वाला जो पार्ट है वो मेरा ग्रामर का पार्ट है, तो मुझे ग्रामर वाले में भी बात करनी है। तो देखो ग्रामर अगर हम फर्स्ट बुक यानी कि फर्स्ट बुक की बात जो हम कर रहे हैं, जिसमें कि मेरा नाम है फर्स्ट फ्लाइट ना, तो फर्स्ट फ्लाइट की बात अगर आप करते हैं, और सेकंड जो बुक है वो मेरे पास क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो देखिए फर्स्ट फ्लाइट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, और ग्रामर का जो सेक्शन है, देखिए अगर हम जो फर्स्ट फ्लाइट बुक की बात करेंगे तो फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर में भी 11 तो मेरे पास कहानी वाला पार्ट हो जा रहा है, तो 11 यहाँ से लिटरेचर पार्ट है, और लगभग 10 से 11 आपके पास पोएम वाला सेक्शन भी है, तो यहाँ 11 और 10 21 हो जाते हैं। फुटप्रिंट विदाउट फीट की बात करेंगे तो फुटप्रिंट विदाउट फीट में भी मेरे पास टोटल 10 यूनिट्स हैं, यानी 10 गो एक्सरसाइज है, तो यहाँ 11 10 21 यहाँ हो गए, और लगभग 10 यहाँ हो गए, तो 21 और 10 31। और ग्रामर में अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर में मेरे पास 9 या 10 पॉइंट्स को मुझे पढ़ने हैं, या 9 या 10 गो चीज़ है जिसको हमको ध्यान में रखना है ग्रामर वाला पार्ट में, जैसे वॉइस हो गए, नारेशन हो गया, नॉन फाइनाइट्स हो गए, ये सब चीज़ आपके पास जो इंटरचेंजेज ऑफ नेगेटिव, इंटरचेंजेज ऑफ अफर्मेटिव, ये सब जो आपको पास जाननी है वो ग्रामर सेक्शन के अंदर में है। तो यहाँ आपके पास देखिए 21 10 31, और अगर 9 भी आ जाता है ग्रामर वाला में तो 40। तो अगर आप एक एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन की भी बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाते हैं, यहाँ पर हो गए 40, यानी कि यहाँ भी आप ये नहीं कर सकते, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हम एक आध एक्सरसाइज स्किप कर दें तो काम चल जाए, ऐसा थोड़ा सोचना मूर्खता होगा अभी के जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग, कि जो बोर्ड आपको जो जिस प्रकार का स्ट्रेटजी आपको समझा रही है, जो चीज़ें आपको बता रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आप सब चीज़ क्लियर है। देखिए एक प्लस पॉइंट कहाँ है मेरे पास इंग्लिश में, वो इंग्लिश में जो मेरे पास जो प्लस पॉइंट बनता है वो अनसीन पैसेज वाला टर्म में बनता है। अनसीन पैसेज जो अभी तक आ रहा है वो पहले भी आता था 12 नंबर का और एक 8 नंबर का, यानी कि 12 8 20 नंबर के। तो देखो अगर ये अनसीन पैसेज ऐसा कर दे आपको कि एक पैसेज दे दे और उसमें ये जो 12 नंबर है या 8 नंबर है, 12 + 8 जो 20 है, अगर 20 MCQ दे दें तो आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट ही हो जाएगा। 20 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे, 80 मार्क्स का है ही एग्जाम, तो 20 यहाँ से मिल ही जाएंगे, तो बाकी तो इसमें से आराम से हो जाएगा। और देखिए कहानी इतने मज़ेदार हैं आपके इंग्लिश बुक में कि आप इसको अगर अच्छे से कवर करोगे ना, बुक केवल पढ़ लोगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पहला काम आपको इंग्लिश में क्या करना है कि सारे कहानी को अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, और जो टीचर आपको पढ़ाए हैं उसको पढ़ो। हाँ, आप हिंदी में समझ रहे हो, हिंदी में उसको समझो, और जैसे भी आप उसको समझना चाहते हैं समझो, और एकदम जो कहानी आप पढ़े हैं ना उसको एकदम सामने ऐसा लगे कि वो आपकी विजुलाइज हो रहा है कहानी के, एकदम उसको बहुत अच्छे ढंग से समझो, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं ना कहानी को आप उसे समझिए, क्योंकि जब आप कहानी बहुत अच्छे से समझेंगे ना तो आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। क्योंकि एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि एक बुक से रिलेटेड ही पूछता है, और बुक से रिलेटेड का कहने का मतलब एकदम कहानी से उठाता है, और कहानी से उठा करके आराम से पूछ देता है। जैसे पिछला वर्ष का जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ थिप, जो वो अनिल वाला चैप्टर है उसमें से देखिए वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था। तो एकदम बहुत ज़्यादा आपको सोचना है। जैसे लेंचो, पहला एक्सरसाइज ही आपका लेंचो याद होगा आपको, लेंचो वाला है, तो उसमें से क्या पूछ सकता है कि लेंचो का घर कहाँ था, या लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी भगवान से, उसके रिगार्डिंग उसको मिला कितना था। फिर उसमें हो सकता है कि जब उसको पैसे कम मिले थे तो उसने क्या लिख करके भेजा था कि पोस्ट मास्टर या मतलब जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय थे उसे उसने कौन से नाम से संबोधित किया था, ऐसे सवाल आ सकते हैं। फिर एने फ्रैंक वाला में से आ सकता है, मतलब नेल्सन मंडेला से आ सकता है कि नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे, नेल्सन मंडेला कहाँ का राष्ट्रपति बने। ये सारा चीज़ आपके पास है ना कि एकदम से एक दो बार आप कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आप आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा इंग्लिश का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं साइंस के पार्ट में, हिंदी के पार्ट में आते हैं, ताकि आपको हिंदी के बारे में भी पता चल जाए कि हिंदी में आपको कैसे क्या करनी है, हिंदी में आपको कितने एक्सरसाइज हैं, क्या क्या उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, कैसे उसे चीज़ें जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
हिंदी का पार्ट है। बच्चों आप एक चीज़ तो जानते हैं ना, आप जो हिंदी कर रहे हैं वो HNA की हम बात कर रहे हैं ना, हिंदी B की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ। हिंदी A के अंदर में भी आपके पास देखिए, हिंदी A में भी आप वही, जैसे आप इंग्लिश में स्ट्रेटजी जो आप बना रहे थे वही आप हिंदी में भी स्ट्रेटजी अपनाइए। हिंदी के अंदर में भी आप 3 चीज़ लेकर के चलेंगे। जैसे हिंदी का पहला किताब का ही नाम है कृतिका, कृतिका भाग 2, कृतिका भाग 2। एक किताब का नाम है क्षितिज, तो यहाँ भी आप लिख देंगे क्षितिज भाग 2। और यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएंगे, व्याकरण सेक्शन हो जाएंगे। तो व्याकरण सेक्शन यहाँ भी हो गया। अगर हम इसमें चौथा पार्ट अपने मन से बार बार जोड़ने जाएं तो एक पार्ट मेरे पास हो जाएगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। अब देखिए यहाँ भी वही चीज चलेगा। इसमें भी अगर हम बात करेंगे, कृतिका के अंदर में मेरे पास 5 हैं, 5 यहाँ पर कहानी है। और क्षितिज में अगर हम दोनों चीज को ले लें तो लगभग मेरे पास 17 हो जाते हैं। वो गद्य और पद दोनों को अगर हम मिला दें तो क्षितिज में मेरे पास 17 हो जाएंगे। व्याकरण में भी लगभग मेरे पास जो व्याकरण में पढ़नी है वो लगभग 10 बातें पढ़नी है। यहाँ हम व्याकरण में दोनों सेक्शन, आप जो लेखन कौशल से रिलेटेड है वो भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। लेखन कौशल, लेखन कौशल के अंदर में आपके पास सवाल आते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न आते हैं जो निबंध लिखने के लिए आता है, पत्र लेखन आता है, और अब इस बार जोड़ी गए हैं उसमें विज्ञापन लेखन आता है, शुभकामना या संदेश लेखन जिसको आप कहते हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें आएंगी। तो अपठित गद्यांश में एक कहानी दे देता है और उस कहानी को देख करके आपको उसका आंसर देना है, जो कहानी में जिस प्रकार से। तो यहाँ भी आपको आसानी से चीज़ें हो जाती है। यहाँ भी आप देखें 17 यहाँ से हो जाएंगे और 5 यहाँ से हो जाएंगे, 22 और 10 32। और अगर यहाँ से अपठित गद्यांश अगर आपके पास उठाता है तो एक यहाँ से अगर दे दे 8 नंबर का तो 32 8 40, आपका तो काम यहाँ से भी हो जाएगा। आपको इसमें सभी चीज़ें में आपको ध्यान देनी है कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ से जोड़ सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें आपके पास लग रहा है कि यहाँ हम कम पढ़ें तो मुझे काम निकाला जा सकता है, इसमें ये चीज़ों को जोड़ दो तो ये निकल जाएगा, ये इसमें ये कर दो। वो सारा चीज़ें आपको अब खुद से सोचनी है कि यहाँ जैसे कृतिका में कौन कौन से चैप्टर हैं जिसको हमें पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि हिंदी में पढ़ने में आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपका हिंदी बेसिक है। तो बेसिक है तो आप उसको बस 1-2 बार अगर आप कहानी पढ़ लेते हैं ना तो कहानी तो दिमाग में ऐसे ही चलते रहता है, और हिंदी के लिए आपको टीचर की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, व्याकरण वाले सेक्शन में टीचर की जरूरत पड़ती है, वो आपको थोड़ा सा व्याकरण का बेसिक कुछ बता देते हैं तो आप उसमें काम चला लेंगे। हाँ, हिंदी वाले पार्ट में आपको विशेष रूप से थोड़ा अक्षर पर ध्यान देना है, और अक्षर के साथ साथ शुद्धता की भी आपको ध्यान देनी पड़ती है। शुद्धता इन द सेंस कि मतलब आप उसमें जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप उसमें हर्षव, दीर्घव, या फिर कहाँ हलंत देना है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है। ये सब चीज़ बहुत बहुत बड़ा मतलब बहुत माइनर बात है कि आपको छूट भी जाता है ये चीज़, और इसको बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि टीचर भी आपको देखें तो आपको कि वहाँ आप नहीं जाते हैं, आपका राइटिंग जाता है। तो टीचर आपकी कॉपी को जब देखे तो उन्हें समझ में आए कि नहीं एक अच्छे विद्यार्थी ने कॉपी लिखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हिंदी ए में भी ध्यान देना है, क्षितिज में भी, कृतिका में भी ध्यान देना है, व्याकरण सेक्शन में भी, लेखन कौशल में भी। जैसे लेखन कौशल में आपको निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं ना, वहाँ आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में क्या होता है कि आप अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं कॉपी पर। छाप छोड़ने का मतलब उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे चीज़ लिखा रहता है, जैसे उसमें आपको भूमिका लिखना है, फिर उसके बारे में और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, अंतिम उपसंहार लिखते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में स्टेप वाइज लिखनी है। तो निबंधात्मक प्रश्न में पहला बात ध्यान देने की जरूरत है कि आप स्टेप वाइज कैसे लिख रहे हैं। अगर आपका स्टेप वाइज लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप सही है। आपको पूरे जितने नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अभी तो नहीं पता है कि एक्चुअल में कितने नंबर्स के आएंगे, मॉडल सेट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 5 नंबर के तो आएंगे ही। तो 5 नंबर के आएंगे तो यहाँ से भी आप अगर अच्छे से लिखते हैं तो आपके काम निकाले जा सकते हैं। पत्र लेखन में भी है। अगर आप बात करते हैं विज्ञापन लेखन की, तो विज्ञापन लेखन में भी आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। विज्ञापन किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका कि आपको ध्यान अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छे से हो सकता है। समझ में आ रही है बात। अब हम आते हैं, ये तो हमारा 10th का हो गया। 10th में हमने 5 सब्जेक्ट थे, आपके 5 सब्जेक्ट को हमने कराया है। आई होप आपको 10th के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 12th के बेसिक पर कि 12th में आपको किस प्रकार की चीज़ें समझनी है और क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान देनी है। तो पहला बात हम करते हैं यहाँ पर मैथ्स की। देखिए
ट्वेल्थ के सिलेबस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो ट्वेल्थ के सिलेबस में भी मुझे कई चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम देखें, आपको पहले भी बता रखा है मैंने कि प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल, यहाँ दो अलग अलग चीज़ें आपको ध्यान देनी है। नॉन प्रैक्टिकल का मतलब मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये पेपर हो जाएंगे जो नॉन प्रैक्टिकल है। नॉन प्रैक्टिकल का मतलब वो नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, मतलब जो एग्ज़ाम पहले जिनके 100 नंबर के होते थे अब वो 80 नंबर के होंगे और 20 नंबर का आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में होंगे। आइए अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मेरा जो पहला बुक है वो हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं ना, मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में जो आपको विशेष रूप से जो ध्यान देने की जरूरत है, मैथमेटिक्स में भी आपके सामने दो किताबें हैं, आप जिसे आप मैथमेटिक्स बुक 1 और बुक 2 की बात करते हैं, यानी कि बुक फर्स्ट और बुक सेकंड की आप बात करते हैं। फर्स्ट बुक में भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं और सेकंड बुक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको मालूम है। फर्स्ट बुक के अगर देखिए मैथमेटिक्स में दो बुक की हम बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट बुक की बात कर रहे हैं और सेकंड बुक की बात करें। एक कमाल की बात है कि जब आप 11 में थे तो ऐसी स्थिति नहीं थी, जब आप 12 में हैं तो 12 के अंदर में आपके पास हर सब्जेक्ट के दो दो किताब है, फर्स्ट बुक सेकंड बुक, फर्स्ट बुक सेकंड बुक। आप फिजिक्स पढ़ने जाए वहाँ भी दो बुक है, केमिस्ट्री है वहाँ भी दो बुक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पहले की अपेक्षा ज़्यादा आपके पास बुक है, ठीक है। तो पहला बुक जो है, अगर मैथ की हम बात करें तो पहले बुक के अंदर में मेरे पास 6 यूनिट्स हैं। पहले बुक में कितने यूनिट हैं? 6 यूनिट हैं। और जब दूसरे बुक की बात कर रहे हैं तो दूसरे बुक में मेरे पास 7 यूनिट हैं टोटल। तो यहाँ 6 यूनिट है, यहाँ 7 यूनिट है। ये हम एनसीईआरटी बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी बुक, जबकि अगर आप आर्य सवाल पढ़ रहे हैं तो आप देख लो कि आपको कितना बड़ा है। और देखिए एक बात तो फिक्स है कि जब तक आप आर्य सवाल अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो वहाँ भी आपको चीज़ें जाननी होगी, ठीक है। अभी आप एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं जो कि जैक में सफिशिएंट है, लेकिन हाँ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको विभिन्न किताबों का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। तो 6 यूनिट है, फर्स्ट बुक के अंदर में 6 यूनिट है, सेकेंड बुक के अंदर में 7 यूनिट है, ठीक है, समझ में आ रही है। 6 यूनिट यहाँ से, 7 यूनिट यहाँ से। इस यूनिट में भी आपके पास 2 एक्सरसाइज जो बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइज हैं, या 2 यूनिट कहें तो बहुत टफेस्ट यूनिट है, जो आपके कैलकुलस के रिगार्डिंग आता है, मालूम है ना कैलकुलस। कैलकुलस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपके पास 2 चीज है, एक डिफरेंशिएशन का पार्ट है और एक पार्ट किसका है? इंटीग्रेशन का पार्ट है। ध्यान देना, एक पार्ट डिफरेंशिएशन का है और दूसरा इंटीग्रेशन का है, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये सब चीज भी आपको पढ़ना है। तो देखिए, और इंटीग्रेशन में भी आपके पास है जो 6 और 7 ऐसे प्रकार से पढ़ना है। तो कैलकुलस वाला जो सेक्शन है, और देखिए कैलकुलस अकेले अगर आप 100 नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग ये 45-50 नंबर के कवर कर लेता है, यानी कि आपको कैलकुलस तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था अगर 100 नंबर की बात कर रहे हैं तो। उससे अगर आप कम की बात करें फिर भी तो ये 30-40 नंबर कवर कर सकता है, इसलिए कैलकुलस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। और कैलकुलस में 2 पार्ट हैं आपने जान रखा है, एक पार्ट है आपका डिफरेंशिएशन का और दूसरा पार्ट है आपका इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन से भी रिलेटेड आपके पास है, इंटीग्रेशन। देखिए कैलकुलस अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग है ना तो इसका यूज आप फिजिक्स में भी करते हैं, और फिजिक्स में आपको बहुत इसकी जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी इसकी जरूरत पड़ी है ना। तो यहाँ आपको ध्यान देनी है कि मैथमेटिक्स वाले सेक्शन के अंदर में भी, मैथमेटिक्स में आपके पास 2 किताब है, फर्स्ट बुक में 6 यूनिट है, सेकंड बुक में 7 यूनिट है, और दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बुक में आप देखिए अगर आप 13 यूनिट की बात कर रहे हैं और सिर्फ 13 यूनिट के अंदर से आपको 40 MCQ निकालने हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए तो 3 से गुना किया जा सकता है, यानी कि हर यूनिट में से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। और हो भी क्यों ना, इतने अच्छे अच्छे एक्सरसाइज हैं कि आप उसमें 3-3 क्वेश्चन कवर तो कर ही सकते हैं ना। ये जैसे अगर आप बात करेंगे, जैसे मैट्रिक्स से अगर आप बात करेंगे तो मैट्रिक्स से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो पूछ देता है कि ऑर्डर क्या है, ऐसा पूछ सकता है, या फिर बहुत छोटा मोटा ऑपरेशन भी पूछ सकता है। डेफिनेशंस नहीं पूछते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ ये दे सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चन दे देगा, बताओ ये किस प्रकार का अगर मैट्रिक्स से दिया तो कुछ दे दिया, बोला कि ये मैट्रिक्स है और उसमें 4 ऑप्शन दे दिया कि ये 0 मैट्रिक्स है या क्या है, जैसे भी हो ऐसा सवाल दे सकता है। और पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से ये कौन सा मैट्रिक्स है, या
तो आपको उसमें भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कैलकुलस के अंदर में से भी आपके पास ऑर्डर निकालने के लिए आता है, तो वहाँ भी आपको आ सकते हैं। मतलब जैसे छोटा सा डिफ्रेंशिएशन आपको दे दिया तो वो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दे सकता है। वेक्टर फॉर्म में भी कुछ चीज़ें चेंजेस करने के लिए भी दे सकता है कि वेक्टर से सॉल्व कीजिए, प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कीजिए। ये सब जो क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये MCQ बनते हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा अगर आप तैयारी करके रखे हैं अच्छा से, तो आप कम से कम 40 में से ज़्यादा नहीं तो 35 तो अच्छा आसानी से करके आओगे आप। 35 के लिए आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के बाद हम आते हैं, अगला बात हम कर लेते हैं। हम आपको बताएंगे आपको कि मैथमेटिक्स में भी कौन सी यूनिट में ज़्यादा फोकस करने हैं, कैसे क्या करना है, उसमें भी अभी हम पूरे अच्छे से आपको बताने वाले हैं, ताकि आप पहले ये इसलिए प्रिपेयर्ड हो जाएं ताकि आपको एग्जाम में फोकस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ के लिए आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना है। चलिए हम सेकंड बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स यानी कि जिसे आप भौतिकी कह रहे हैं ना, भौतिकी। यहाँ आपके पास भी क्या है कि यहाँ भी आपके पास 2 बुक हैं, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की बात कर रहे हैं। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक। फर्स्ट बुक के अंदर में आपके पास 8 यूनिट्स हैं, टोटल 8 यूनिट्स हैं। और सेकंड बुक के अंदर में भी आपके पास 6 यूनिट्स हैं। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक। तो फर्स्ट बुक के अंदर में 8 यूनिट और सेकंड बुक में 6 यूनिट। आपको फर्स्ट बुक में भी कैसे तैयारी करनी है, क्या करना। और एक और बात है, फिजिक्स से तो आप जानते ही हैं ये आपके 70 मार्क्स के होंगे। हम पहले भी बता रखे हैं 70 मार्क्स यानी कि 35 MCQ हो जाएगा ना। 35 MCQ 35 MCQ तो 35 नंबर का भी MCQ हो गया। और बाकी जो बच गया वो आपके 3 टर्म अभी आपके साथ बात किए थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स वाला ही होगा ना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉग आंसर टाइप। इसमें क्या होते हैं ना कि क्वेश्चन भी आपके इस प्रकार से पूछते हैं, इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसे इसमें दे दिया कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड दे दिया सीधे सीधे कि ट्रांसफार्मर बताइए क्या है, ट्रांसफार्मर का बनावट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वर्किंग पार्ट क्या है। मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसे भी उठा कर दे सकता है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं 814 यूनिट है टोटल, आपके पास 14 यूनिट है और 14 यूनिट से 35 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ भी अगर आप कहें तो 2 क्वेश्चन तो पर यूनिट फिक्स लग रहा है, क्योंकि 14 दूना 28 हो जाएगा। और कोई एक्सरसाइज बड़े बड़े हैं, जैसे ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ऑप्टिक्स अलग चीज़ है, वहाँ 2 चीज़ें बने, वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यहाँ तो ये वाला जो पार्ट है, इस सेक्शन को आप कह सकते हैं कि हाँ आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी, 4 तो आ ही सकता है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। तो बहुत बड़े एक्सरसाइज से जैसे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, बनते हैं एक्सरसाइज से, जहां आपके लंबे लंबे टर्म्स जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो फिजिक्स में भी आपको इसी प्रकार से तैयारी करके रखनी है। फिर हम आते हैं, अगला पार्ट जो है हमारा वो केमिस्ट्री पर आते हैं। ध्यान दीजिए, थर्ड वाला जो मेरा पार्ट है वो हम केमिस्ट्री पर आने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में देखिए क्या करने हैं हमें। केमिस्ट्री जिसे आप रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं, रसायन शास्त्र ना, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में क्या करने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी देखिए 2 बुक है मेरे पास, वही बात यहाँ भी, फर्स्ट बुक हो गया, फिर सेकंड बुक हो गया। अगर हम केमिस्ट्री में फर्स्ट बुक और सेकंड बुक की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बुक के अंदर में मेरे पास 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट बुक में 9 यूनिट्स हैं और सेकंड बुक की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास सामने 7 यूनिट्स हैं। तो यहाँ भी आपके पास 9 यूनिट्स हैं और 7 यूनिट्स हैं। तो यहाँ भी आपको ध्यान देनी है। और सबसे मज़ेदार बात है कि वो आपकी क्या है, ये भी 70 नंबर के हैं। तो यहाँ भी आपको फोकस करनी है कि आप इसको कैसे चला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। अब देखिए 9 यूनिट्स यहाँ हो गए, 7 यूनिट्स आपके पास यहाँ हो गए। तो आपको इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। आगे हम आते हैं इंग्लिश की ओर। इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में आपके पास टोटल इंग्लिश कोर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश कोर में आपके पास 2 बुक हैं। एक बुक का नाम है फ्लेमिंगो और दूसरे का नाम है विस्टास। और यहाँ भी ग्रामर सेक्शन है ही आपके पास। तो फ्लेमिंगो, विस्टास और तीसरी बात अगर आप करेंगे ग्रामर सेक्शन की। फ्लेमिंगो में आप जानते हैं कि पोएम सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन, दोनों सेक्शन को अगर आप मिला लें तो
14 यूनिट्स वहाँ हो जाएंगे। विस्टास में आपके पास 8 यूनिट्स हैं, तो 14 और 8 लगभग 22 हो गए, 22 यूनिट यहाँ से हो गए। और अगर हम 10 यूनिट कम से कम ग्रामर सेक्शन की बात कर लें, ग्रामर यानी कि लिटरेचर पार्ट, यहाँ ग्रामर में वो वाले आपके पास नहीं पूछे जाएंगे जो ग्रामर से आएंगे, यहाँ पर राइटिंग सेक्शन इसको बोलना चाहिए, ग्रामर ना बोल करके। तो राइटिंग सेक्शन आ जाएंगे, तो राइटिंग सेक्शन से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन वहाँ से आप ले, तो 22 10 32 यूनिट आपके पास हो गए। और 32 यूनिट में अगर पर यूनिट 1 क्वेश्चन अगर आप लेके चलते हैं तो वहाँ भी आपके पास 32 क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर अनसीन पैसेज की बात करते हैं, एमसीक्यू में अगर अनसीन पैसेज अगर आपके साथ पूछ रहा है तो 8-10 वहाँ से भी हो जाएंगे, यानी कि 40 एमसीक्यू यहाँ से हो जाएंगे। और देखिए, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा आप मजबूत करके रखते हैं ना, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बना बनाया मिल जाता है कि आराम से क्वेश्चन जैसा पूछा है वैसा ही बस आपको बता देना है, और आंसर भी आते रहते हैं और मार्क्स भी बहुत अच्छा से मिल जाता है। तो यहाँ भी आपको ज़्यादा दिक्कत सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, तैयारी आपको बहुत अच्छे से और बेसिक चीज़ें ध्यान दे करके करनी है, क्योंकि एक बात आप फिक्स रखो कि इंग्लिश एक ऐसा पेपर होता है जो बार बार आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश में मार्क्स आपके कितने आए हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे झारखंड बोर्ड के बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें गलतियां करते हैं। तो इस पर भी आपको फोकस करनी है कि गलती ना हो, यानी कि आप जो बना रहे हैं सवाल वो कैसे बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, लिखने का भी तरीका बहुत अच्छे से होना चाहिए। और एक और बात, यहाँ आप गेस्ट पेपर या इन चीज़ों का आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे, क्योंकि इन पेपर्स का जो आप लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो इससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो वहाँ टीचर बैठे हुए हैं ना वो बहुत ज़्यादा जानकार हैं, तभी वहाँ बैठे हुए हैं और वो आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि आपने गेस्ट से उसको लिखा है। समझ में आ रही है? तो ये इंग्लिश कोर में आपको सावधानी से करनी, जो हाल या जैसा चीज आप 10th में हिंदी में 10th के हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी आप लगाए थे कि यहाँ के आपका हर्षई दीर्घई या जो भी चीज़ें उस पर आपको फोकस करना है, वही सेम चीज़ आपको इंग्लिश कोर में भी ध्यान देने की जरूरत है। इंग्लिश कोर में आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसको आपको कैसे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ देखा जाता है कि आपने जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है, उसमें क्वेश्चन को कितना आपने जो आंसर लिखा है उसको कहीं तोड़ मरोड़ करके तो साबित नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो लिखने का तरीका है उसमें कोई बात पहले लिख दें कोई बात बाद में लिख दें, तो ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश कोर बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर के पूरे आगे तक की चीजें आपको लिए मान करके चला जाता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन के लिए भी आपको बहुत सावधानी से करनी है। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक सेक्शन का। अब देखिए, इकोनॉमिक सेक्शन की जब आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक सेक्शन में भी आपके पास 2 किताबें हैं, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि समष्टि हिंदी में, और इंग्लिश में आपके पास क्या है, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स और फिर माइक्रो इकोनॉमिक। जब हम व्यष्टि की बात करते हैं तो वहाँ आपके पास 6 यूनिट हैं, और समष्टि की जब बात करते हैं तो वहाँ भी आपके पास 6 यूनिट हैं, तो 6 और 6 12 यूनिट। देखिए, इकोनॉमिक्स को बच्चे गलती क्या क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स को बहुत हल्का समझ लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि वो छोड़ देते हैं, जैसा है चल रहा है। तो ऐसे चीज़ें नहीं चलती है। एकदम इस चीज़ को बढ़िया से आप गांठ बांध लेंगे कि चीज़ें ऐसे नहीं चलती है कि बस इकोनॉमिक्स है। अगर वो एकदम इतना ही हल्का होता तो वो फिर उसको सब्जेक्ट में क्यों लाया गया था, या फिर कहें तो वो भी तो 100 मार्क्स का है। तो आपको बहुत सावधानी से, और हाँ, एक अच्छा चीज़ है कि वो स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है कि उसमें आप थोड़ा कम पढ़ते हैं, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में आप बनाने में जितना फोकस टाइम करते हैं उतना अगर आप नहीं भी करते हैं ना तो आपका इकोनॉमिक्स में काम चल जाता है। तो माइक्रो के अंदर में भी 6 यूनिट्स हैं और माइक्रो में भी 6 यूनिट्स है। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों पेपर को आपको अच्छे से, दोनों बुक हैं, दोनों बुक को आपको कर लेना है। इसके लिए बहुत सारे किताब हैं, उस किताब को आप पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, तो 1-2 बार इसको आप अच्छे से कर लेंगे ना तो आसानी से चीज़ें हो जाएगी। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होगा। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कि मतलब अच्छे कहने का मतलब बहुत टफ है, उसको आपको बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे इकोनॉमिक्स में आपको क्या ध्यान देने की, कहीं ग्राफ की बात हो रही है तो ग्राफ आपको कैसे बनानी है, ग्राफ में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें हैं उसमें, क्या है कि ये ग्राफ किस प्रकार का है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि ये ग्राफ है, ये इसका शेप यू जैसा कैसा क्यों होता है, कोई ढलान क्यों होता है, कोई नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ ग्राफ आ रहा है तो क्या है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको उसमें सावधानी से करना है। कोई नई नई चीज़ें उसमें आपको ऐड करके सवाल दिए जाते हैं, तो चीज़ों को भी आपको फोकस करनी होगी। तो इकोनॉमिक्स में भी मेन बात है कि इकोनॉमिक्स में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आप जो क्लास में करके आते हैं ना तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा भी हो आप मैनेज कर लेते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर साइंस का।
कंप्यूटर साइंस के अंदर में देखिए बच्चों 12 यूनिट हैं और 12 यूनिट में सबसे बड़ी बात है कि उसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से है। तो प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 70 वहाँ पर बनाने हैं, तो 70 में भी वही हाल हो जाएंगे, 35 MCQ हो जाएगा और 35 नंबर का जो आपका थ्योरी पेपर हो जाएगा। तो आपको वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो वहाँ 12 यूनिट्स हैं, आप 12 यूनिट्स में को आप कवर करोगे तो एक यूनिट्स में अगर हम बात करें लगभग 3 क्वेश्चन, तो पर यूनिट से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखिए कंप्यूटर साइंस वालों को एक सबसे जो फायदेमंद चीज़ है वो ये है कि अगर उन्होंने फिजिक्स की अच्छे से तैयारी कर रखी है, क्योंकि फिजिक्स में आप अंतिम का जो यूनिट्स देखते हैं तो अंतिम का यूनिट इस प्रकार का बनाया गया है कि अंतिम के यूनिट्स पर अगर आप फोकस केवल कर देंगे ना तो आप आसानी से आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस का भी काम निकल जाता है। समझ में आ रही है? तो कंप्यूटर साइंस में जो आपके पास 15 यूनिट हैं, 12 यूनिट हैं, तो 12 यूनिट में आप पर यूनिट से 3 क्वेश्चन। तो अब कंप्यूटर साइंस को देखो बच्चों, एक और चीज़, अगर आप कंप्यूटर साइंस सिर्फ इसलिए लिए हैं कि हमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए मिल जाएगा तो ठीक है, ये तो आप कहीं हद तक आप सिर्फ ये जा रहे हैं कि मार्क्स हम गेन कर लें, पर कंप्यूटर साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्यों अच्छा सब्जेक्ट इसे कहा जा सकता है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि दुनिया अब कंप्यूटर की ओर आगे बढ़ रही है, तो आपको कंप्यूटर साइंस का नॉलेज भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ हम गेस पेपर से रट्टा मार लिए काम मेरा निकल जाएगा, तो वो होने वाली नहीं है। और अब आता है मेरा अंतिम सेक्शन, वो आता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के अंदर में आपके पास टोटल 16 यूनिट है, ये तो आपने जानना ही होगा, 16 यूनिट हैं। और बायोलॉजी के लिए तो आपको मालूम है 70 मार्क्स होते हैं। देखिए बायोलॉजी में क्या होता है कि देखो एक चीज़ फिक्स है कि बायोलॉजी में फिगर तो जरूर आएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को दुत्कार सकता है कि फिगर नहीं आएगा। तो बायोलॉजी के अंदर में फिगर का सेक्शन तो इम्पोर्टेंट है, आपको फिगर बनाने आना चाहिए बहुत अच्छे से, और लेबलेट डायग्राम आना चाहिए, मतलब फिगर भी आपको बनाने आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ है, उसमें कौन चीज़ों को आप कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट ही दे दिया, तो ह्यूमन हार्ट में कौन कौन पार्ट कहाँ है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके पास सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए कि आपको फिगर बनाने आना ही चाहिए। यानी कि बायोलॉजी के बच्चे से इस बात को मान करके चला जाता है कि एक बायोलॉजी का बच्चा फिगर बनाने में एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ उस डायग्राम के अंदर में क्या हो रहा है वो चीज़ें भी बायोलॉजी वालों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सदैव इस बात का ख्याल रखोगे आप कि जो आप बायोलॉजी लिए हो, MCQ तो आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मैच करेंगे, आप देखना, क्योंकि आप MCQ आप जब बनाओगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं बायोलॉजी में जो MCQ मिल रहा है ना, चाहे आपका लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि देखिए आप वहाँ जब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में देता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश जानते हैं तो हिंदी नहीं जानते, या हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, दोनों के बेसिक चीज़ें आप जानते ही हैं। तो आपको थोड़ा सा उसमें फोकस करनी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस तरीके का आप उसको आंसर दे सकते हैं, क्या चीज़ें दे सकते हैं, ये चीज़ों की भी जरूरत होती है। तो आप पहली बात बायोलॉजी वाले क्या समझ गए कि आपको बायोलॉजी में इस बात को सदैव फोकस करना है कि आपको 16 यूनिट को कवर करना है। 16 यूनिट को टोटल कैसे कवर करना है ये आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप खुद से सोच रहे हैं चीज़ें को कि आप कौन सी चीज़ में पीछे हैं। क्योंकि देखो कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइज है ना जो बहुत बोरिंग वाला, बायोलॉजी में भी कुछ कुछ एक्सरसाइज है जो बोरिंग वाला है। बोरिंग कहने का मतलब उसमें याद भी नहीं होता जल्दी और समझ में भी कम आता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मिला जुला करके चलना है ना। तो आप अभी से ही पहला काम करोगे कि 2 इम्पोर्टेंट फोटो हैं, या जो पिछले 10 साल के अंदर में जो क्वेश्चन आए हैं, वहाँ जो फोटो के बारे में डिमांड किया गया है, उस चीज़ों को भी आप 1-2 को आप कर लीजिए, ताकि अभी से आपको जब फोटो बनाने का प्रैक्टिस रहेगा ना तो एग्जाम में आप बना लेंगे। तो कलरफुल फोटो बहुत अच्छे से भी आप बना सकते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब हम आपको थोड़े से आगे की चीज़ें बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की बात बताई, अब हम बताने वाले हैं कि आप क्या क्या पढ़ें। जैसे हमने आपको बताया था कि 10th वाले बुक में आप क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे हम 10th में भी साइंस की बात की, 12 में भी हम बात कर रहे हैं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जो भी चीज़ हम बात कर रहे हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि 10th में जब आप बुक की काम कर रहे हैं, जैसे आप 10th में साइंस पर काम कर रहे हैं, तो साइंस में आपके जैसे पहला ही एक्सरसाइज है रासायनिक अभिक्रिया वाला में, तो उसमें